आपकी 1 1 पावर है, तो ओवरऑल इस टर्म की टोटल पावर कितनी हो गई? 3। 3 तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 1 वाला पावर वाला टर्म हो और एक 3 वाला टर्म हो पावर वाला, तो आप उनकी क्लबिंग कर पाए। वो कभी भी आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बन के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमें पावर की हेल्प से भी इजिली पता लग जाता है कि किन दोनों की क्लबिंग होगी, किसकी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि भाई इन दोनों की क्लबिंग होगी, और इनकी क्लबिंग करके हम लोग लिख सकते हैं इसको डी ऑफ एक्स वाई। अब ये जो टर्म बच गया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहां पे तो अकेला dy है, तो x वाला टर्म भी अगर साथ में है तो उसको इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x वाला टर्म हटाना पड़ेगा समहाउ। तो आप कैसे Yes. हटाएंगे? कैसे हटाएंगे आप x वाला टर्म? देखिए, इस पूरी इक्वेशन को आप x y के होल स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. x इंटू वाई का होल स्क्वायर, इससे आप डिवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या? ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ये वाले एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएंगे और अकेला वाई वाला टर्म बचेगा। तो इस तरीके से जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो यहां पे देखिए, इस टर्म में जो आपका डिफरेंशियल है वो एक्स वाई का डिफरेंशियल, एक्स वाई का डिफरेंशियल है। तो इसमें भी फिर आपका इंटीग्रेशन के लिए किस टाइप के टर्म होने चाहिए? एक्स वाई के टर्म्स होने चाहिए, तभी ये इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। अगर ये डिफरेंशियल एक्स वाई का था तो इसमें बाकी के सारे टर्म्स भी क्या हो सकते हैं? एक्स वाई के ही हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes sir. देखिए, एक सिंपल सा चीज है कि जो सबसे पहले है ना, सब बच्चों के दिमाग में आएगा कि भाई अगर हमें इधर से x को हटाना है तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। यस सर। ये सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा। Yes. लेकिन उससे ये वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम बन गई कि अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप एक्स स्क्वायर से ना डिवाइड करें, आप x इंटू वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये वाला टर्म भी एडजस्ट हो जाएगा जिस तरीके जैसे हमने यहां पे किया है। यहां पे भी dy का टर्म है तो अकेला y का टर्म आ गया जी, और यहां पे भी अगर डिफरेंशियल एक्स वाई का है तो बाकी के टर्म्स भी क्या आ गए? एक्स वाई के आ गए, ठीक। सर मैंने इसमें पहले ही मतलब मेरे को लगा कि पहले कुछ डिवाइड कर लेते हैं, मतलब मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्स वाई नहीं लिखा था, ओके, उससे हो सकता है। पहले आपने किससे डिवाइड किया? सर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था सर, ताकि एक साइड हमारी वाई डी वाई वाली रह जाए और बाकी दोनों को मैं वो कर दूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लूं। तो वो क्या बन के आया फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल? नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, कोई और मेथड नहीं है अगर हम स्टार्टिंग में ही कर दें? नहीं नहीं, और कोई बात इसमें बनी नहीं पाएगी, क्योंकि जो आपका डिफरेंशियल है वो तो डी ऑफ एक्स वाई है ना। यस वाई डी सर। एक्स प्लस एक्स डी वाई को तो लिखेंगे तो डी ऑफ एक्स वाई ही लिखेंगे। यस सर। तो बाकी का टर्म मैटर करता है कि बाकी के सारे टर्म भी क्या होने चाहिए? एक्स वाई के टाइप से ही होने चाहिए। ओके सर। ओके बेटा, अब ये वाली जो चीज बनी गई है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या? देखिए, यहाँ पे ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई का टर्म्स है, तो अगर मैं एक्स इंटू वाई को टी मान लूं तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर बन गया, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t, दैट मीन्स -1/x प्लस वाई आ जाएगा। ये आ जाएगा ln ऑफ y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक।
किसी को इसमें डाउट है? हाँ जी, किसी को इसमें डाउट है? नो सर। आगे चलते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, राइट? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? क्या ये हो गया है? यस सर, ये तो स्क्वायर से डिवाइड लगा है कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ लिया है तो उससे थोड़ा जल्दी रिलेट हो जा रहा है, राइट? कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये वाला टर्म तो dx है, उसके साथ में अकेले x वाले टर्म है, y वाला टर्म रहेगा नहीं। और जो ये वाला टर्म है ये आपका एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? y by y x. by x। y बाय x का डिफरेंशियल। अब जब दोनों डिफरेंशियल बन ही गया, अब हम लोग कर देंगे इनको इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बाय x, राइट हैंड साइड आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जिस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन करते हो आप उसी स्टेप पे कांस्टेंट अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे एक गलती होने का चांस हमेशा रहता है। हम लोग क्या करते हैं कई बारी, ना, एक छोटी सी गलती है, हम लोग इसे इंटीग्रेट तो कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके इसको फिलहाल ऐसा लिख देते हैं और फिर बोल देते हैं कि चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये बन गया, फिर एंड में जाके चलो सी लगा देते हैं क्योंकि एंड में सी लगाना होता है। ऐसा नहीं है, ये वाला स्टेप गलत है, ये गलत है तरीका। हम लोग पहले इंटीग्रेट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने के बाद फिर अगर कांस्टेंट लगाएंगे तो वो गलत आंसर है। आपने जिस स्टेप पे इंटीग्रेशन कर दिया उसी स्टेप पे आपने कांस्टेंट अटैच करना होगा। ओके, समझ में आया है? ये एक छोटी सी गलती होने का चांस हमेशा रहता है, तो इसको आपने देखना है। आगे चले। नेक्स्ट, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सर डन। Done, sir. ओके, Done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर। बाकी लोग भी करिए, बताइए आंसर। डन सर। हाँ जी, करने का तरीका क्या है? ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा ही हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्टली डी ऑफ एक्स वाई लिख दें। यस। और ये dx वाला टर्म है, ये dy वाला टर्म है। अगर तो इनकी क्लबिंग करनी पॉसिबल होती तो हम लोग क्लबिंग भी शायद कर लेते, बट जरूरी नहीं है हर एक टर्म की क्लबिंग हो, राइट? और यहाँ पे ये डी ऑफ एक्स वाई है
और इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपने क्या है, इसमें से आपने वाई स्क्वायर को हटाना है, इसमें से एक्स स्क्वायर को हटाना है। क्या करें? एक्स वाई के होल एक्स वाई एक्स वाई के होल स्क्वायर से एक्स वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं जी। तो जब आप एक्स वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये तो इंटीग्रेबल बना रहेगा। ठीक है, तो जिस टर्म को आप क्लब कर चुके हो वो उसकी सेटिंग नहीं खराब करनी है। उसमें आपने यही सोचना कि जब ये डिफरेंशियल x इंटू वाई का बन गया है तो वहां पे हम लोग सिर्फ अब x इंटू वाई के टर्म ही लेके जाएं, इस तरीके से मैनिपुलेशन करें, राइट। तो इसमें x इंटू वाई का होल स्क्वायर बन ही गया है, तो ये वाला टर्म अभी भी इंटीग्रेबल रहेगा। और ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा, ये 1/x इंटू डी एक्स बन जाएगा, ये 1/y इंटू डी वाई बन जाएगा। और कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, राइट। यस सर। फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं आगे लिख रहा हूं। फाइनल आंसर आ जाएगा -1/xy प्लस, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। सेकेंड वाला टर्म ln x आ जाएगा, थर्ड वाला Yes. टर्म ln ln y y। ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओ सॉरी, बिल्कुल इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लगा दीजिए चाहे राइट हैंड साइड में लगा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई उठा। सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। थैंक यू सर। हो ओके, सर डन। डन सर। बाकी लोग डन सर। ओके, डन सर। हाँ जी, कैसे करना है ये? मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट सर ओपन सीधा। कर देंगे सर पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहले तो एलसीएम ले लेंगे, है ना? नहीं या चाहे ब्रैकेट ओपन डायरेक्टली करना कर है? दो। ब्रैकेट ओपन कर लो सर पहले। ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन। ओपन कर लेते हैं, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लिया जी। क्या बन जाएगा, ये dy बन गया, फिर ये बन Y गया y/x इंटू डी एक्स बन गया, ये बन गया x/y dy, और ये बन गया dx जी। वो कैंसिल होके इधर उधर ले जाएंगे। ओके,
बिल्कुल ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? यस ये तो डायरेक्टली हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या, सॉरी, -1/x, ये क्या बन जाएगा, +1/y प्लस, राइट? सर अगर एलसीएम ले लें हाँ और जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है वो डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा और नीचे एक्स वाई, उससे बिल्कुल भी ठीक है, मतलब एल एन में आ रहा है बट वो सेम ही होएगा ना आंसर? बिल्कुल वो फॉर्म सेम आनी चाहिए। ठीक है। हम लोग चलो वो वाला मेथड भी हम लोग देख ही लेते हैं कि अगर ये ब्रैकेट ओपन ना करते, एलसीएम वगैरह डायरेक्टली कर लेते, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल के तरीके से अगर करना पड़े तो क्या होगा। ये एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और ये जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ये वाला ब्रैकेट तो क्या है, सीधा सीधा डी ऑफ एक्स वाई। और ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ना, ऑल्दो ये dx प्लस dy लिखा हुआ है, मैं इसको d ऑफ x प्लस वाई भी तो लिख सकता हूं। Yes, sir. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला डिफरेंशियल एक्स वाई का है तो एक्स वाई का टर्म है जी, ये वाला डिफरेंशियल एक्स प्लस वाई का है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स प्लस वाई। यस सर, ऐसे ही किया था मैंने। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप एक्स वाई को टी मानते हो तो ये डी टी अपॉन टी वाली बात बन जाएगी, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln ऑफ एक्स वाई। हाँ जी सर। ये भी तो क्या है, अगर इसमें इसको टी मानता हूं तो ये डी टी अपॉन टी वाली बात बन जाएगी, फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट लिखने की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एलएनसी लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही जो टर्म आ रहे थे वो दोनों में एलएन था, तो इस वजह से हम लोग कांस्टेंट में भी क्या कर देंगे, एलएन लगा देंगे ताकि ये एलएन खत्म हो जाए। तो जब आप ये एलएन सी लगाएंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यही बात बन के आ जाए, दोनों आंसर सेम, यस जैसे सेम आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए ट्राई बेटा। Done, sir. Done, sir. सर डन। Done, sir. ये वाली हमने कोई फॉर्म नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये बनाना तो इजी ही है ना, जो टर्म्स जैसे लिखे गए हैं उनकी क्लबिंग करना आसान ही है, राइट? Yes, sir. यस सर। अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा, और यहाँ पे क्लबिंग तो बड़ा इजीली पता चल जा रहा है किन दोनों की क्लबिंग हुई। E की पावर y into x. ई पावर बाय वालों की ये होगी। पहले वाले दोनों टर्म इनकी क्लबिंग होगी, तो क्लबिंग करके बनेगा क्या, x और y, X into डी ऑफ एक्स इंटू ई की पावर बाय। d of x into e की पावर y। डी ऑफ ई की पावर वाई इंटू एक्स। ठीक है, कि अगर e की पावर y इंटू एक्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले e की पावर y को ऐसे ही छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन, उसकी वजह से dx आ गया। फिर
x को ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर y का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, और उसकी वजह से डिफरेंशियल आ गया dy। अब इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे जी, क्या आंसर आएगा? ठीक, यस सर। तो ये सबको समझ में आया है कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है? यस। डन सर। हो गया सर। डन सर। हाँ जी, कैसे करना है इसको? डन सर। एलसीएम ले लेंगे। यस सर एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों Yes. तरफ एलसीएम ले लेंगे जी। सर। और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये डी ऑफ एक्स वाई बन ही जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म है, ये इसके लेफ्ट डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अब क्या लेफ्ट हैंड साइड एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है क्या, जो हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला? Yes. Yes sir. ये कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है जी? Tan inverse of Inverse. बाय अपॉन y by मतलब मैं इसको माइनस निकाल के टेन Minus. y बाय x नहीं, इसको x बाय y लिख दो। Yes, sir. ठीक है ना? हमने y बाय x का तो फॉर्मूला पढ़ लिया, लेकिन x बाय y का क्या होगा? उसका एग्जैक्टली नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। ओके yes sir. ठीक है। आगे चलें।
हाँ जी बेटा, आगे चलेंगे। यस Yes, sir. करिए इसको सॉल्व। सर वो साइन लिखा है ना? हाँ जी, साइन ऑफ एक्स वाई। डन सर। ओके,
सर ये वाला नहीं हुआ। ओके, सोचिए बेटा, थोड़ा टाइम लगाइए। अब राइट हैंड साइड को सोचिए कि राइट हैंड साइड में क्लबिंग करके वो कौन सा डिफरेंशियल बन रहा है। सर ये जो Left hand- एक्स वाला है ना सर, यही बच रहा है बस, एक नहीं तो पूरा क्वेश्चन हो गया। Yes, या sir. तो वहाँ पे वाई Yes. क्यूब होता It's है। वाई क्यूब हो तो सर हो जाएगा, हाँ वाई सर, क्यूब मतलब होगा। कुछ एक ना It's बस एक्स और एक वाई, जो मतलब कुछ ऐसा होता ना, हो जाता है। yes, sir. थोड़ा सोच के देखिए क्या किया जा सकता है। सर राइट साइड में अगर एक्स वाई क्यूब होता ना तो हो जाता आराम से। यस। Yes. अगर एक्स वाई क्यूब होता फिर तो हो ही जाता, लेकिन अगर एक्स वाई स्क्वायर है तो क्या किया जाए। देखिए, राइट हैंड साइड में आप डिफरेंशियल बना रहे हैं डी ऑफ एक्स वाई का, लेफ्ट हैंड साइड में आप डिफरेंशियल बना रहे हैं डी ऑफ एक्स बाय वाई का, राइट। मतलब राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स होने चाहिए वो सारे के सारे एक्स इंटू वाई टाइप के होने चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म होने चाहिए वो सारे के सारे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई के होने चाहिए। तो क्या हम लोग, मतलब क्या इधर मैनिपुलेशन लगाएं, किससे मल्टीप्लाई कराएं, किससे डिवाइड कराएं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे के सारे टर्म्स एक्स अपॉन वाई के बन जाएं और राइट हैंड साइड वाले सारे टर्म्स एक्स इंटू वाई के बन जाएं। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सर, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लब होके डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाय वाई बना देगा। ये वाला टर्म। यस सर। तो फिर साइन ऑफ एक्स वाई को कैसे सॉल्व करोगे। सर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इसमें से भी डिवाइड एक्स लगा स्क्वायर देंगे। वाई स्क्वायर, तो फिर ये वाला टर्म कैसे बनाओगे। सर अगर लेफ्ट हैंड साइड में डी ऑफ वाई बाई एक्स बना दें। डी ऑफ वाई बाय एक्स बना लो, उससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। डी ऑफ एक्स बाय वाई, सॉरी। हाँ, मतलब एक्स बाय वाई तो चलो बन ही रहा है, वो तो बनाना ही है। तो फिर उसके बाद चलिए, मैं एक स्टेप तो जो आई थिंक काफी लोगों ने कर भी लिया है उसको तो मैं लिख ही रहा हूं, कि वाई स्क्वायर के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया, और वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड होने के बाद ये वाला टर्म आ रहा है आपका, जिसमें आपने इसको तो साइन ऑफ एक्स बाय वाई लिख ही लिया है, इसको आपने लिख लिया डी ऑफ एक्स बाय वाई, दिस इज एक्स इंटू दिस इज डी ऑफ एक्स वाई। ये x आप लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कर रहा है, क्या मैनिपुलेशन लगाएं ताकि लेफ्ट हैंड साइड आपका x बाय वाई बन जाए, राइट हैंड साइड आपका x इंटू वाई बन जाएगी। बस एक मिनट रुक जाओ, सोच रहे हैं। ओके, सोचिए, अच्छी बात है, सोचिए सोचिए, बताइए। सर पता लगेगा कि क्या करना है। ओके, बताऊं सर। अभी आप बाकियों को भी है ना सोचने का मौका दीजिए। ओके सर।
ध्रुव सही सोचा है बेटा आपने। हाँ जी बेटा, क्या करना है, डिस्कस करें? या अभी 1-2 मिनट और सोचना चाह रहे हो? 1-2 मिनट दे दो सर। ओके, करिए। गुनगुन, ये जो बेटा आपने लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट सा हो गया है। और वो x की पावर में y, फिर उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन लगानी पड़ेगी। नहीं सर, वो x की पावर में y नहीं है, वो x² y है। ओके, तो फिर आगे जो आपने लिखा है बनाकर इसको x की पावर y लिखा है उसके बाद, तो आपने बेटा तो फिर वो कैसे बनेगा फिर? सॉरी सर, वो x² y लिखना था। ओके, इसको बना के देखिए, बट ये मुझे लग नहीं रहा है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग फिर।
हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग रूट ऑफ वाई बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए क्या बन रहा है। बन रही है बात? यस सर। यस यस सर। यस। तो अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो राइट हैंड साइड वाला है वो तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाले में एक्स बाय वाई को फॉर द टाइमिंग टी टी पुट करके आपको इसकी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए बेटा सॉल्व। पिछले वाले को कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए। सर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक रूट बाय रह जाएगा ना हमारा? रूट वाई कैसे रहेगा बेटा, एक्स बाय वाई है ना, तो वो 1/√t बन जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है सर समझ।
हो गया सर। ओके गुड। हो गया सर। हाँ जी बेटा, कैसे करना है? सर एक एक्स वाई डिनोमिनेटर में रख के ओके सर दूसरे उधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाकी बचे को, और सर वो परफेक्ट इंटीग्रल लिखा हुआ था उसका y की पावर 6 एक्स क्यूब बाई 3 का। यस ओके, सर। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। एक एक्स वाई की जो पावर है वो यहाँ पे रहने दीजिए, दो पावर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जिससे ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई की पावर 6 इंटू डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब वाई की पावर 5 इंटू डी वाई डी। ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। अब ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 6 इंटू 1/3। और ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ y बाय x। एक्स बाय वाई। वाई बाय एक्स है, एक्स बाय वाई। नहीं एक्स सर, वो स्क्वायर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था तो एक ही बात। ओके ठीक। अब दोनों को सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, किसी को तो ये स्ट्राइक कर गया कि मैं दो पावर को इधर ले जाऊं और सिर्फ सिंगल पावर रहने दूं, या आप लोगों ने समहाउ ट्राई करते करते किया होगा कि चलो ये वाला करके देख लेते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो बन रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत तो वो प्रोसीजर लगाना ही पड़ता है कि आपको एक दो टर्म्स से ट्राई करके देखने पड़ सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे इस चीज को समझने का क्या तरीका है कि भाई इन दोनों को अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है तो ये किस टाइप के एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स? सबसे पहली बात बेटा, इन दोनों में प्लस का साइन है। प्लस के साइन के लिए मैंने आपको क्या समझाया है? एक्स और वाई से प्रोडक्ट में होने चाहिए, एक्स और वाई प्रोडक्ट में होने चाहिए, ये प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बात बोली जा सकती है। अब दूसरा, यहां पे जब आप वो एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में होंगे तो यहां पे आप देख रहे हो कि जब आपने x को डिफरेंशिएट किया होगा तभी तो वो dx वाला टर्म आया होगा, तो उसका कॉफिशिएंट तो बेटा अलग आ रहा है। जब आपने y को डिफरेंशिएट किया है तो उसका कॉफिशिएंट अलग आ रहा है, विच इज 2। तो यहां पे ये एक पहला क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉफिशिएंट अलग हो रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स वाले टर्म्स में कॉफिशिएंट अलग है। अदरवाइज अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सब के सब सेम कॉफिशिएंट था, मतलब सब में 1 ही था। तो जब ये कॉफिशिएंट का फर्क होता है तो बेटा ये कॉफिशिएंट का रेशो जो आता है वो x और y की पावर्स के रेशो के बराबर होता है। मतलब x की पावर कितनी होगी, y की पावर कितनी होगी प्रोडक्ट में, उनके पावर
का जो रेशो मिलेगा वही यहाँ पे कॉफिशिएंट का रेशो भी मिलेगा। इसीलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ y की पावर 6, मतलब इन दोनों की पावर का जो रेशो है क्या वो 2 है? क्या वो 2 है? यस यस आप इससे याद रखिए कि अगर मुझे d ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इसका डिफरेंशियल बनाना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? m टाइम्स x की पावर m माइनस 1 इंटू वाई की पावर n इंटू dx प्लस n टाइम्स x की पावर m y की पावर n माइनस 1 इंटू dy। मतलब ये जो रेशो है, इनकी पावर का जो रेशो है वही इनके रेशो है। यहां से अगर मैं m कॉमन भी ले लूं तो कांस्टेंट होता है वो तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि जो इनकी कॉफिशिएंट का रेशो है वो इनकी पावर का रेशो भी होगा। ओके, क्या ये बात समझ में आई है? अगर कोई दो टर्म्स क्लब होके एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कर रहे हैं और उनमें कॉफिशिएंट अलग अलग है, कॉफिशिएंट अलग अलग है, तो कॉफिशिएंट अगर अलग अलग हैं तो मतलब उनकी पावर्स भी अलग अलग होंगी। और वो पावर कैसे जानेंगे? कि उनकी पावर्स का जो रेशो है वो सेम होगा जो कॉफिशिएंट का रेशो आ रहा है। समझ में आया? याद रहेगा? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं बेटा। ये हमने जो भी क्वेश्चंस करे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के ऊपर करे। अब हम लोग थ्योरी में आगे चल रहे हैं। ट्रेजेक्टरीज, ट्रेजेक्टरीज में क्या है? देखिए यहां पे जो हम लोग एक फैमिली ऑफ कर्व कंसिडर करेंगे जो कि सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करे, एक ही पैरामीटर। तो मैं एक फैमिली ऑफ कर्व कंसिडर कर रहा हूं f विच इज x, y, a, मतलब इन वेरिएबल्स से कनेक्टेड है जी ये फैमिली ऑफ कर्व। मतलब फैमिली ऑफ कर्व विद सिंगल पैरामीटर या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात किया था ना, बहुत सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बात किया था? यस सर। तो हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं एक फैमिली ऑफ कर्व विद सिंगल पैरामीटर। मतलब अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़े तो हमें कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व का आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस गिवन कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मतलब क्या? मान लीजिए जो गिवन ट्रेजेक्टरी है, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वो कुछ ऐसे कर्व है। ठीक, दिस इज द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब आप इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग एक नई फैमिली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं।
जो कर्व्स इस टाइप के होंगे, मान लीजिए ये एक उस फैमिली का, जो रिक्वायर्ड फैमिली का ये कर्व है, रिक्वायर्ड फैमिली का ये कोई दूसरा कर्व बन के आ रहा है, ये तीसरा कर्व बन के आ रहा है, तो ये कर्व और पुराने वाले कर्व, इसमें और इसमें क्या कनेक्शन होगा कि जहां पे भी ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है उनके बीच में अल्फा एंगल बना रहा है, और ऐसा हर एक के साथ हो रहा है, हर एक के साथ। मतलब गिवन फैमिली ऑफ कर्व का हर एक कर्व रिक्वायर्ड फैमिली के हर एक कर्व के साथ अल्फा एंगल बनाए जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करे। देखिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच में टैंजेंट बना के एंगल निकाला जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग गिवन फैमिली के हर एक कर्व से के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक नया फैमिली निकालना चाह रहे हैं जिसका हर एक कर्व अल्फा एंगल बनाएगा विद द गिवन कर्व्स। बात समझ में आई? आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी बोला किसको जाता है? यस। सबको ये समझ में आया है? Yes. पहले तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। A curve making a fixed angle alpha at each of its point with the curve of the family passing through that point is called an isogonal trajectory of that time. जो गिवन फैमिली है उसका हर एक कर्व और जो रिक्वायर्ड फैमिली है उसका हर एक कर्व एक दूसरे के ऊपर अल्फा एंगल बना रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब आपने सॉल्व कैसे करना है इसको? सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि भाई आप लोगों के सिलेबस में आइसोगोनल नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल है। आप लोगों ने सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करनी है। ऑर्थोगोनल किसको बोला जाता है? 90 डिग्री बना मतलब जब अल्फा 90 डिग्री होगा आपने सिर्फ उनके लिए बात करनी है। अल्फा 45 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, कुछ और आ जाए, आपने उनके लिए बात करनी नहीं। तो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, आइसोगोनल में तो सारे के सारे एंगल काउंट हो जाएंगे। 1 डिग्री भी होगा तो भी काउंट करना चाहिए, 2 डिग्री वाला तब भी काउंट होना चाहिए। तो आइसोगोनल में तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ एक ही आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी है विच इज ओनली ऑर्थोगोनल। ठीक है, व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 है जी, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लें। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व।
देखिए जब आप गिवन फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल चुके होंगे तो हमेशा किस टाइप की चीज बन के आएगी, कुछ dy बाय dx इस टाइप की चीज बन के आएगी। मतलब dy बाय dx इक्वल्स टू होगा सम, मतलब न्यूमरेटर में x और y में कोई भी फंक्शन हो जाए, डिनोमिनेटर में x और y में कुछ भी फंक्शन हो जाए। यहाँ पे ये कोई भी सेम डिग्री के होना कोई जरूरी नहीं है और कोई होमोजीनियस होना कोई जरूरी नहीं। मैंने जस्ट एक रैंडमली लिखा है कि मैंने dy बाय dx को इक्वल्स टू कर दिया है। न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स हो सकते हैं, और उस फॉर्म में मैंने इस फंक्शन को लिख दिया। सर हाँ जी, तो ये उसकी स्लोप भी होएगी ना फिर? बिल्कुल यही उसकी स्लोप है, यही उसकी स्लोप है और इसी स्लोप से ही हम लोग रिलेट करेंगे। तो जब हम लोगों ने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट कर ली तो आपने क्या करना है, आपने dy बाय dx को इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिख लेना है। जब आप वो लिखेंगे तो हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ कुछ चीजें बन के आए, तो न्यूमरेटर में भी x और y के टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी x और y के टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है गिवन फैमिली की। अब रिक्वायर्ड फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? रिक्वायर्ड फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? अब आपने क्या लिखना है, स्टेप 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। क्या होगा बेटा? dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स gxy अपॉन f ऑफ xy। यस सर। यस सर। ये dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट। मतलब जिस पॉइंट पे उन दोनों का इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पे गिवन कर्व की जो स्लोप थी वो तो ये थी जी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो गिवन कर्व की स्लोप थी वो तो ये बन के आ रही है। तो जो रिक्वायर्ड की स्लोप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन, राइट? क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। तो जब बेटा रिक्वायर्ड कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही लग गई है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसकी फैमिली निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। हाँ जी बेटा कवलिन बताइए। सर एक बार स्टेप 2 दोबारा बता दो प्लीज। देखिए जो आपको गिवन फैमिली है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन के आ गई, ठीक जी सर। अब ये dy बाय dx बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। स्लोप रिप्रेजेंट करता है ना। तो मतलब किसी पर्टिकुलर जो भी इनका कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसकी स्लोप f ऑफ x, y अपॉन g ऑफ x, y आ गई है। यस सर। तो बेटा उसके परपेंडिकुलर कर्व की स्लोप सेम पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? इनवर्स करके माइनस टाइम्स। इनवर्स करके माइनस टाइम्स, तो वही किया गया। यस सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी सर। तो कोई भी किसी भी जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर स्लोप निकाला जाएगा तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव टाइम्स ही रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन के आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ऐसे तो सर अगर अल्फा कोई भी एंगल हो तो सर m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 वाले फॉर्मूले से भी निकल ही सकती है। m1 प्लस m2 नहीं, m1 माइनस
m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 उससे निकल सकता है। ओके सर, यस। हाँ निकल सकता है बिल्कुल। अगर आप आइसोगोनल में एक इन जनरल लगाना चाह रहे हैं तो बेटा वो वही वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन वो है ना, जितना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, तो आप लोगों के सिलेबस में फिर आइसोगोनल है भी नहीं। ठीक है, अगर करना पड़े, मतलब मान लो 45 डिग्री आ ही जाए या कोई आप बहुत ही ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा जो आपने बोला है। बट फॉर्मूला थोड़ा गलत बोल दिया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। सर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 रिप्रेजेंट करेगा गिवन फैमिली का डिवाइड बाय dx मतलब स्लोप, m2 रिप्रेजेंट कर जाएगा रिक्वायर्ड फैमिली का स्लोप। तो 5 निकल जाएगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, जो गिवन फैमिली है उसकी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है, फिर बेस्ड ऑन द एंगल, ऑर्थोगोनल है फिर तो सिंपल ही है, अगर इन दूसरा कोई एंगल है तो उस रिलेशन को यूज करके आपने रिक्वायर्ड फैमिली की dy बाई dx वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेनी है। तो जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो उसको सॉल्व करके आप वो फैमिली ऑफ कर्व भी निकाल लेंगे। समझ में आया? यस सबको समझ में आया है? हाँ जी सर। तो बेटा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले फिलहाल ये दोनों करिए, फिर आगे देखते हैं। पहला हो गया। डन सर। दोनों हो गए। यस यस सर दोनों। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लें। पहले बेटा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। x के अबाउट कर लो भले ही। तो x के अबाउट अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली वो यहाँ पे सीधा सीधा पुट कर दो। इनफैक्ट 4a की वैल्यू सीधा सीधा पुट कर दो। तो यहाँ से बेटा आ गया आपका y की वैल्यू 2x dy बाई dx, मतलब dy बाई dx बेटा आ गया है y बाई 2x के बराबर। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन बना है ऑफ द गिवन कर्व।
अब रिक्वायर्ड कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी? ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये सिंपल वाली है, ज्यादा कुछ टफ है भी नहीं, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या बन गया? एक इलिप्स बन गया। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबको? सेकेंड पार्ट, एक्स वाई इक्वल्स टू सी। हाँ जी बेटा, ये सॉल्व हो गया है। यस सर। Yes, sir. इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे सीधा सीधा। अगर x के अबाउट करते हैं तो क्या पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा माइनस वाई बाई एक्स। तो ये तो गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो रिक्वायर्ड कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और इजिली इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये एक हाइपरबोला बन गया क्या? ठीक। थर्ड पार्ट सॉल्व करिए। इक्वेशन बताने होते हैं शेप जैसे एलिप्स सर डन सर। Done, sir. डन सर। Done. डन सर।
हो गया सर। बाकी लोग भी करिए। हो गया सर। ओके हो गया सर। हो गया सर। ओके बेटा। हाँ जी बेटा, कैसे करना है? डायरेक्टली पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पहले तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी? ए इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। फिर ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाई बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा? ये बन गया आपका माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब बेटा ये बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है, जिसमें y वाले टर्म एक तरफ किए जा सकते हैं और x वाले टर्म एक तरफ किए जा सकते हैं। तो दिस इज y डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, जो माइनस है वो इनके साथ सिंप्लीफाई करके वाई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। सॉरी सर पहले वो भी तो करना था। यहां से पहले हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। अब इससे हम लोग निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, रिक्वायर्ड फैमिली। क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो अभी भी है ही, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, राइट। हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? यस सर। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? नो। बेटा अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। सर लास्ट टॉपिक है ना ये वाला? हाँ जी, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए इस टॉपिक में क्या है, अभी तक आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो पहले ही क्वेश्चन में दे दी जाती थी, आपका काम होता था सिर्फ उसको सॉल्व करना, चाहे वो होमोजीनियस है, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल है, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल है, जो कि मेजरली हमने यही तीनों डिस्कस किया है। अदरवाइज अकेला एक्स वाले टर्म्स ही हैं या अकेला वाई वाले टर्म है वो अलग बात है। मेन तो यही तीन पढ़ी है हमने, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो क्वेश्चन आपको पहले दिया होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले दी होती थी, आपका काम था सिर्फ उसको सॉल्व करना। अब
एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, आपको जो क्वेश्चन होगा वो एक स्टेटमेंट में के फॉर्म में दिया गया होगा और आपने उस स्टेटमेंट को देख के आपने खुद वहां से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी फिर उसको सॉल्व भी करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का काम भी अब इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें अलग से ऐसा और कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज तो एक आधा क्वेश्चन ही हो पाएगा, बाकी कल की क्लास में करेंगे। करिए बेटा ये क्वेश्चन। Done, sir. Done, sir. Good. Done, sir. Done.